दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका 24 रूल्स ऑफ सिलेक्शन मास्टर क्लास में। आज की इस वीडियो में हम सिलेक्शन का रूल नंबर 11 पे अटेंशन टू डिटेल्स को काफी ज्यादा बारीकी से और काफी ज्यादा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो की खास बात यह है, इसमें मैंने बुक का एक एग्जाम्पल लिया है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसे पढ़कर मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था और आप भी इजीली उसे समझ पाओगे। जापान की एक जो 10th सेंचुरी का एग्जाम्पल है, मजा ही आने वाला है। मतलब वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक आपने, तो क्या कर रहे हो, और सब्सक्राइब जरूर से ही कर लो, हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ। ठीक है, फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ये कहानी जरा ध्यान से सुनना। ये बात 10th सेंचुरी की है, जहां पर जापान में हिएन दरबार में एक बूढ़ा प्रिंस होता है जिसका नाम ज़ेनजी होता है। मतलब इतना ज्यादा बूढ़ा भी नहीं होता, अच्छा खासा कुशल होता है, हट्टा कट्टा होता है। और वो एक समय पर एक अच्छा खासा सीड्यूसर भी था, अब भी है सीड्यूसर, वो सीड्यूसर है। तो वहां पर एक मैसेंजर आता है, यानी कि संदेश भाग आता है जो संदेश पहुंचाने वाला होता है। वो ये बोलता है कि अचानक से ही एक रात उसके बेटे की मृत्यु हो गई है और वो अपने पीछे एक अनाथ जवान लड़की को छोड़ गया है जिसका नाम है तमाकजोरा। अब तमाकजोरा नाम को ध्यान रखना अपने दिमाग में। तो अब ज़ेनजी जो है वो उसका पिता तो रियल पिता तो है नहीं, तो वो किस नाते से उसे अपने दरबार में बुलाएगा। अब वो सोचता है कि मैं इसका रक्षक बन जाता हूँ। तो वो कहता है कि मैं उसका रक्षक बनकर उसकी रक्षा करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए तैयार हूँ, अब उसे तुम दरबार में बुला लाओ। तो वो मैसेंजर चला जाता है और उसे दरबार में बुला के लाता है। तो सारे शहर में ये बात फैल जाती है कि ये ज़ेनजी की ही बेटी है। अब यहाँ पर ऐसा था कि उस समय पर ऐसा रीति रिवाज हुआ करता था कि शादी से पहले कोई भी किसी स्त्री का चेहरा नहीं देख सकता था। मतलब जिस स्त्री से शादी कर सकते हैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। तो वो जब दरबार में आती है ना तमाकजोरा, तो उसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ होता है। सिर्फ ज़ेनजी ही उसे देख सकता था, क्योंकि वो उसका रक्षक था, इसीलिए वो उसे देख सकता था। तो जब वो दरबार में आती है ना, तो सारे ही लड़के, जो नौजवान लड़के थे ना वहाँ पर, राजकुमार बैठे थे और भी, तो वो उसे सीड्यूस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी उसे सीड्यूस नहीं कर पाता, अपने प्रलोभन में नहीं फंसा पाता है। तो वो रक्षक तक पहुंच जाती है, यानी कि ज़ेनजी तक पहुंच जाती है। अब ज़ेनजी उसे देख सकता था, इसीलिए वो उसका चेहरा खोलकर देखता है और वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत निकलती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो उसे देखकर ही अचानक से मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहीं ना कहीं वो उसके प्यार में पड़ ही जाता है। फिर वो ऐसा सोचता है कि इतनी ज़्यादा सुंदर स्त्री को किसी और पुरुष के हाथों में सौंप देना, ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात होगी। तो वो एक दिन अचानक से ही रात में, मतलब अच्छा खासी रात थी, तो रक्षक था उसके कमरे के आसपास ही रहता था। कमरे के बाहर पहरेदार भी खड़े हुए थे, सब कुछ वेरी नॉर्मल सही था। लेकिन रात बहुत ही ज़्यादा रंगीन सी थी। एक होती ना काली रात, चंद्रमा चमक रहा है और एकदम मौसम एकदम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा था। तो एकदम से अभिभोर हो जाता है, मतलब उसके अंदर एकदम से संवेदना, जो फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भर जाती हैं। एक होता नहीं है कि एकदम से आप भर जाते हो कि अब तो बोलना ही है, कैसे ना कैसे करके बोलते हो, आपकी आंखों से थोड़ा सा पानी आने लगता है और एकदम से आप फीलिंग्स से भर जाते हो कि गले लगा ले यार, वो वाली फीलिंग आ गई। तो वो पता है क्या करता है, उसका हाथ थामता है और उससे बोलना शुरू करता है कि तुम भी अपनी माँ की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो, ऐसे ही तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब असलियत में तो उसका पिता नहीं है, और ये बात उसकी जो तमाकजोरा है ना, जो बेटी उसने बनाकर रक्षक के रूप में वो रह रहा है, उसे भी पता है। तो वो एक्साइटमेंट से तो बिल्कुल भी नहीं भरती है, उल्टा वो उससे डरने लगती है। उसे बहुत ही ज़्यादा असहज सा महसूस होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। वो उसके आकर्षण में इतना ज़्यादा खो गया था ना, इतना ज़्यादा फीलिंग से भर गया था कि उसने अचानक से अपना जो लवादा होता है ना, मतलब उस टाइम की कोई ड्रेस रही होगी उनकी, तो उसे अचानक से उतार के फेंक देता है और उसे अपने पास खींच लेता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अचानक से रोने लगती है और प्रोटेस्ट करने लगती है, मतलब उससे दूर करने की कोशिश करने लगती है। तो उसे समझाता है कि उससे उसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमेशा ही वो उसके साथ ना ही ज़बरदस्ती करेगा आज के बाद, और उसकी हमेशा इच्छाओं की सम्मान करेगा और उसकी देखभाल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करेगा। उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो इस हरकत के लिए, जो ज़ेनजी होता है ना, वो प्रिंस, इस हरकत के लिए वो खुद को भी माफ़ कर देता है। फिर एक दिन जब तमाकजोरा अपने जो प्रेम पत्र होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा जवान थी, खूबसूरत थी, तो उसे काफ़ी सारे प्रेम पत्र आया करते थे, लेकिन वो कभी भी किसी का जवाब नहीं देती थी। वो क्या करती थी, उन सबको सेट करके एक जगह पर रख देती थी। तो वहाँ पर जो ज़ेनजी था ना, प्रिंस था, वो भी उसकी मदद कर रहा था। तो वो वहाँ पर देखता है कि उसके भाई का भी एक पत्र आया हुआ है, छोटे भाई का, जिसका नाम होतारू था। अब होतारू को ध्यान में रखना, होतारू था, उसने उसे ये लिखा हुआ है, इस बात के लिए फटकार लगाई हुई है कि तमाकजोरा, तुमने मुझे, होतारू बोलता है, तुमने मुझे अपने शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा करीब नहीं आने दिया कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं या फिर अपनी फीलिंग्स बता सकूं। वहाँ के रीति रिवाज होंगे जिसके बारे में वो नहीं जानती थी, दरबार में अभी नई आई थी ना, तो वो थोड़ा शर्मीली सी थी भी और थोड़ा डरती भी थी।
तो वो क्या करता है, ज़ेनजी उसकी मदद करने के लिए वो होतारू के नाम से एक नौकर को बुलाता है और उससे पत्र लिखवाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइटिंग में और सुगंधित, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी पेपर में, जिसमें अच्छी खासी सुगंध भी आ रही होती है और पेन भी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे देखकर अचानक से जैसे होता है मंत्रमुग्ध से आप हो जाओगे, इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से उससे एक लेटर लिखवाता है। तमाकजुरा के नाम से होतारू को वो पत्र लिखवाता है और उसे राजकुमार को महल में आमंत्रित करता है और उसमें एक तिथि लिख देता है, मतलब टाइम लिख देता है कि इस समय पर महल में पहुंच जाना। तो जो होतारू होता है ना, फिर वो ठीक उसी समय पर महल में पहुंचता है, उसके कमरे में एंटर करता है जहां पर तमाकजुरा होती है। तो तमाकजुरा के कमरे में एंटर करते ही उसे एक रहस्यमय, एक मिस्टीरियस सी और एक मन मोहने वाली, एक मोहिनी वाली एक खुशबू आती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, जिसमें मैं कहूँगा कि जो ज़ेनजी था ना, उसने भी अपना इत्र मिलाया हुआ था। अब वो काफ़ी ज़्यादा दरबार में काफ़ी ज़्यादा बड़े ओहदे पर था, तो उसके पास जो इत्र था ना, वो पूरे दरबार में किसी के पास नहीं था। तो उसने अपना इत्र मिलाया हुआ था, जिससे वो जो होता है ना राजकुमार होतारू, वो पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। फिर वहीं तमाकजुरा जो थी ना, वो एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, वो निकल कर आती है और उसके सामने वो अपने प्यार का इजहार करती है। अब वो छोटा भाई था और प्यार का इजहार, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। तो वो उसके सामने प्यार का इजहार करती है और वो उससे बोलती है, मतलब प्यार का इजहार करती है और दोबारा से दूसरे पर्दे के पीछे जाकर छिप जाती है, पहले पर्दे से आके दूसरे के पीछे छिप जाती है। और होतारू अचानक से शॉक सा हो जाता है कि ये क्या हुआ, वो उसे लगा नहीं था कि ये प्यार का इजहार होगा। फिर हुआ, फिर अचानक से जिस दूसरे पर्दे के पीछे वो जाकर खड़ी हुई थी ना, वहां पर एक रोशनी पड़ती है, मतलब जुगनू जैसे कुछ चमकता है, मतलब लाइट सी चमकती है बहुत, और उसके पीछे उसे अपनी प्रेमिका का चेहरा दिखता है। उसके प्रेमिका की पहली झलक दिखती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी, काफ़ी ज़्यादा चमकदार सी थी। अब यहाँ पर दो बातें हुई जिसने जो होतारू था ना, उसे पूरी तरीके से सीड्यूस कर दिया, उसके प्यार में गिरा दिया। सबसे पहली बात तो ये हुई, वो जो रोशनी आई, उस रोशनी का चमकना, अचानक से जो ग्लो आया ना, उसका मजा उसे आ गया। और दूसरी चीज़, उसकी प्रेमिका की पहली झलक, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सी थी, मन मोह लेने वाली थी। तो वो पूरे तरीके से अब उसके प्यार में पड़ गया था और ये असल प्रेम था। फिर उसके बाद जो ज़ेनजी था ना, वो तमाकजुरा को और जो होतारू था, उन दोनों को संपर्क में लाता ही रहा, वो किसी ना किसी बहाने से दोनों को ही मिलवाता रहा। तो जो तमाकजुरा थी ना, वो ना चाहते हुए, मतलब वो चाहती नहीं थी कंपेयर करना, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन दोनों की डिटेल्स पर फोकस करना उसने शुरू कर दिया, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे कि जो ज़ेनजी था ना, उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा लुभावने से थे, मतलब लिविंग कलर्स वाले थे, काफ़ी चमकदार थे और रंगीन से थे, काफ़ी उसे मंदमुग्ध करने वाले होते थे, और ऐसा लगता था कि मानो उसे किसी अलौकिक हाथों ने रंगा हुआ हो, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे। बट जो वहीं पर होतारू था ना, उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा नीरस से थे, रसहीन से थे, मतलब नॉर्मल से थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो अपना ज़ेनजी था, उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेकार से थे। तो इस चीज़ को जो तमाकजुरा थी वो नोटिस करती थी, और साथ ही जो ज़ेनजी था ना, उसकी स्मेल जो थी, उसके सेंट की स्मेल पूरे दरबार में किसी के पास नहीं था। वो सेंट वो काफ़ी ज़्यादा मंदमुग्ध करने वाली थी, और वो काफ़ी ज़्यादा शानदार व्यक्ति भी था। और अपना होतारू था, उसके पास ऐसा सेंट नहीं था, तो वो नॉर्मल सी स्मेल उसमें से आती थी, वो इतना ज़्यादा लुभावना नहीं था। और साथ ही जो होतारू प्रेम पत्र लिखता था, वो नॉर्मल से सरल भाषा में अच्छे से लिखा हुआ होता था, नॉर्मल पेपर पर। बट जो ज़ेनजी था, वो लिखता था एक ब्राइट पेपर पर, एक काफ़ी ज़्यादा सुगंधित पेपर पर, हाई क्वालिटेड पेपर पर, रंगीन पेन से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइटिंग में वो लिखवाता था नौकरों से। तो वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था तमाकजुरा को। और साथ के साथ ज़ेनजी के पत्रों में काफ़ी सारी कविताएं भी होती थी, जो कि हमेशा ही तमाकजुरा के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग सी होती थी, उसे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी लगती थी। और साथ ही ज़ेनजी उसे कारनेशन के फूल भी भेजता था, गिफ्ट के तौर पर देता था, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अलग सा लगता था, मतलब अट्रैक्टिव सा लगता था। फिर एक शाम को जब तमाकजुरा और ज़ेनजी साथ में थे ना, तो तमाकजुरा को ज़ेनजी ने कोटो सिखाने का प्रस्ताव रखा। कोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उस जमाने में बजाया जाता होगा। तो कोटो जो था ना, वो ज़ेनजी बहुत ही ज़्यादा बेहतर बजाता था, मतलब उससे बेहतर पूरे दरबार में कोई और बजाता ही नहीं था। तो जब वो बजाता था ना, तो तमाकजुरा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, और वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक नॉवेल्स को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी, उसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तो जब उसने वो प्रस्ताव रखा ना, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस कर रही थी, अच्छा फील कर रही थी। तो उसने जब उसके प्रस्ताव को हाँ बोल दिया, और दोनों ने आपस में ही मतलब बजाना उसने सिखाने लगा, तो उसे गाना चुनकर देती थी, और वो उसी पर कोटो बजाता था। तब उसे ऐसा महसूस होता था तमाकजुरा को कि इसने मेरी कोई रोमांटिक नॉवल कोई खोल दिया। उसके अंदर उसी तरीके की फीलिंग्स पैदा होती थी, उसी तरीके की फीलिंग्स आती थी। तो फिर उसके बाद क्या होता था, वो दोनों जब प्रैक्टिस कर लेते थे और वो बजाता था, वो सुनती थी, उसे गाना चुनकर देती थी, फिर वो दोनों उसी कोटो पर अपना सर रखकर ऐसे लेट जाते थे और ऊपर चांद की ओर देखते थे।
और चांद को घूरने लग जाते थे और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दृश्य होता था। अब आगे आप अनुमान लगा सकते हो कि कहानी किस ओर जा रही है। हाँ, अब जो तमाकज़ूरा थी ना वो ज़ेनज़ी के प्यार में पड़ने ही लगी थी, बट उसका वो जो रक्षक था ना, इसी वजह से वो थोड़ा झिझक में आ रही थी कि क्या रक्षक से प्यार करना, एक लवर बनाना उसे कहीं पाप तो नहीं होगा। इसी वजह से थोड़ा झिझक गई थी, बट उसे समझ में आ गया था, ऐसा एहसास हो गया था कि ज़ेनज़ी जो है ना उससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कह लो या फिर उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है। और वो धीरे धीरे जो उसका दुलार था ना, जो उसने दुलार उसे दिया था, उसकी चुंबन में खुद को झुकता हुआ पाती थी, उसकी तरफ झुकती हुई नजर आ रही थी। और साथ ही जो रेसिस्ट करती थी ना, वो पहले खुद को बचा लेती थी रेसिस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए भी। अब वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी क्योंकि उसने पहले ही अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको एंट्री दे दी थी। वो धीरे धीरे इसके बहुत ज़्यादा करीब आती जा रही थी। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ही इस एग्जांपल से ये समझाता हूँ कि कैसे ज़ेनज़ी ने तमाकज़ूरा को सीड्यूस करा, उसे अपने प्यार में गिराने में वो कामयाब हो सका। मतलब जो ज़ेनज़ी था ना, उसकी स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। वो क्या करता था, बिना अपनी फिजिकल प्रेजेंस की तमाकज़ूरा को बार बार ऐसा एहसास दिलाता था कि वो कितना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कितना ज़्यादा यूनिक है, सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। और साथ ही वो उसका जो भाई था ना होतारू, उसके कांटेक्ट में बार बार उसे लाता था, संपर्क में लाता था, जिससे जानबूझकर ही वो चाहता था कि उसे कंपेयर करवाता था कि देखो तुम्हारा जो वो लवर है, मतलब तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो, वो कितना ज़्यादा कठोर है, कितना ज़्यादा रफ है, और साथ ही कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड सी पर्सनैलिटी वाला इंसान है। और मैं देखो कितना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबसे ऊपर हूँ। और साथ ही जिस रात जो होतारू था वो तमाकज़ूरा से मिलने आया था ना, उस दिन उसने अपने सेंट की खुशबू इसीलिए छिड़की थी। और साथ ही जो जुगनुओं की रोशनी थी ना, चमकदार रोशनी, वो सिर्फ इसीलिए सब कुछ करा था, उसने सब कुछ सेट करा था ताकि जो होतारू था ना वो तमाकज़ूरा के प्यार में पड़ जाए। और ज़ेनज़ी ने हर पॉसिबल डिटेल पर ध्यान दिया था, जो कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी तमाकज़ूरा को उसकी याद दिलाते ही रहते थे। जैसे कि सुगंधित कागज, रंगे हुए कपड़े, बगीचे में रोशनी, जंगली कार्नेशन का फूल, कविता, कोटो का सिखाना और बजाना। फिर तमाकज़ूरा ने खुद को एक कामुक भंवर में घसीटा हुआ पाया। ज़ेनज़ी ने उसे ऑब्जेक्ट, साइट्स, साउंड्स एंड सेंट्स में घेर लिया था, जो उसकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी कंपैरिजन में तमाकज़ूरा के लिए एक आनंद का सिंबल थे। अब रियलिटी में जो प्रिंस था, ज़ेनज़ी था, वो जाकर उसे धमकी ही दे सकता था, मतलब ज़बरदस्ती कर सकता था और उसे उससे शादी करनी पड़ती। बट वो ये जानता था कि एक जवान लड़की का जो सबसे वीक पॉइंट होती हैं, उसकी इंद्रियां ही होती हैं, इंद्रियां ही उसका सबसे वीक पॉइंट होती हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर जो ज़ेनज़ी के सक्सेसफुल सिडक्शन का रहस्य था ना, वो यही था कि वो अपनी डिटेल्स पर फोकस कर रहा था, एक छोटी से छोटी बात पर फोकस कर रहा था। जो भी तमाकज़ूरा उसके अंदर नोटिस कर रही थी ना, छोटी छोटी डिटेल्स, वो उस पर फोकस करके चल रहा था। ऐसे ही आपको भी किसी को भी सीड्यूस करने के लिए अपने टारगेट की छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करना चाहिए, अपनी डिटेल्स को उसी के अनुकूल बनाना चाहिए, उसको ध्यान से देखना चाहिए और परखना चाहिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं, और उनके मूड के हिसाब से ही अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित सा फील कर रहे होंगे ना, एक्साइटमेंट सा फील कर रहे होंगे, और आप उल्टा रिएक्ट कर जाते हो, उन्हें इग्नोर कर देते हो, तो वहाँ पर कहानी खराब हो सकती है। और जब वो आपसे भाग रहे होंगे, मतलब दूर जाने की उसमें होंगे, वहाँ पर आप ज़बरदस्ती उनसे चिपकने की कोशिश करते हो, उन्हें ओवर अटेंशन देते हो, वहाँ पर भी सिडक्शन काम नहीं करेगा। सिडक्शन का जो भ्रम है ना, वो टूट सकता है। बीच बीच में जब भी आप उनसे फिजिकली मिलते हो ना, तो आप जो उन्हें गिफ्ट्स देते हो, एंटरटेनमेंट देते हो या फिर कपड़े पहनते हो, तो वो भी उनके टेस्ट या फिर कह लो कि उनकी चॉइसेस के मुताबिक ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ज़ेनज़ी था ना, वो ये जानता था कि वो एक यंग लड़की को सीड्यूस करना चाह रहा है, जिसको रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये जो कार्नेशन के फूल थे ना, कविताएं थी, बहुत सारी रोमांटिक कविताएं थी, और साथ ही जो पत्र लिखता था, और साथ ही कोटो बजाना और सिखाना, ये उसके अंदर की जो रोमांटिक दुनिया थी ना, उसके अंदर का जो रोमांटिक बच्चा था, उसे वो जगा रहा था। इंसान जब बड़ा हो जाता है ना, तो वो धीरे धीरे जो उसके अंदर की इंद्रियां होती है ना, वो सुस्त हो जाती हैं। उन इंद्रियों को आपको जगाना पड़ेगा, उसे दोबारा से, जो उसका बचपन का बच्चा था ना, उसके अंदर उसे दोबारा से पैदा करना पड़ेगा। आपको हमेशा ही जो आपका टारगेट होता है ना, उसके हर एक मूव पर, हर एक डिज़ायर को खास करके ध्यान में रखना चाहिए। उसके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, किन लोगों से साथ वो अपना ज़्यादा टाइम बिता रहा है, और किन लोगों को पसंद कर रहा है, उनमें दिलचस्पी रखता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उनके आसपास की चीज़ों और डिटेल्स पर ध्यान दो और अपनी चौकसी दिखाओ। उनकी इंद्रियों को उस मूड से भर दो जो आप चाहते हो कि उन्हें उत्तेजित करे, मतलब प्रेरणा दे, लाइक लव, रोमांस, एक्साइटमेंट, जो भी आप चाहते हो कि उनके अंदर पैदा हो सके। वो आपके वर्ड से तो आर्ग्यू कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा जो उनकी इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है ना,
जो आप उन्हें फूल देते हो उसकी खुशबू से जो अच्छा फील करते हैं, उससे कैसे वो इनकार कर पाएंगे? क्योंकि जब आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, जो उनके अंदर की फीलिंग्स होती हैं वो उभर कर आती हैं, जो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा फील करते हैं, उससे वो कैसे इनकार कर पाएंगे? जब उनकी इंद्रियां तृप्त होने लगेंगी ना, जागना शुरू कर देंगी, तब वो उनके मन में आपको पाने की, आपके प्रति वो आकर्षित फील कर पाएंगे, आपसे सीड्यूस हो पाएंगे। इसीलिए जब भी आप किसी को प्रपोज करते हो ना, या फिर कोई भी इंसान किसी को भी प्रपोज करता है, लड़का या फिर लड़की, तो ये उसे अपने वर्ड्स से नहीं, अपनी स्पीच से नहीं, बल्कि अपने एक्शंस से करना चाहिए। क्योंकि स्पीच तो वो बहुत ही जल्दी भूल भी जाता है, क्योंकि जो हम शब्द बोल देते हैं, भारी भरकम शब्द का यूज तो हम कर लेते हैं, शेर व शायरी, बट वो जल्दी भूल जाता है उसे। तो आपको अपने एक्शन से, अपने गिफ्ट, जो भी कॉम्प्लीमेंट, जो भी आप यूज करते हो, उनसे इस चीज को पैदा करना चाहिए। उसका जो प्रभाव होता है ना, उनकी इंद्रियों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे वो कभी भी नहीं भुला पाता है, वो हमेशा के लिए आपका ही हो जाता है। अब इसकी की ऑफ सिडक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझना। अब याद करो, जब हम बच्चे थे ना, तो हमारे सेंसेस काफी ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे, हमारी इंद्रियां काफी ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी। हम छोटे मोटे जो साउंड्स होते हैं ना, छोटी मोटी स्मेल्स होती हैं, कहीं पर भी सूंघकर अचानक से उनसे मोहित हो जाते थे, वो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। या फिर छोटे मोटे नए खिलौने जो आते थे, या फिर एक नया वो तमाशे के रंग में अचानक से ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन हम छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान भी देते थे, बट जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए ना, हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो सुस्त होती चली गई और हमने चीज़ों को जल्दी जल्दी निपटाना शुरू कर दिया। अब हम डिटेल्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, बस हम जल्दी से जल्दी कैसे ना कैसे काम को करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बट सिडक्शन के अंदर आपको अपना जो विक्टिम होता है, टारगेट होता है, उसे वापस से ही, जो उसका बचपन था ना, मज़ेदार बचपन था, उसमें वापस से ही लेकर जाने की कोशिश करनी होती है। क्योंकि जो एक बच्चा होता है वो इतना ज़्यादा तर्क संगत नहीं होता है, वो इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं सोच पाता है, तभी उसे धोखा देना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इसीलिए जब भी आप अपने विक्टिम के साथ हो ना, अपने टारगेट के साथ हो, तो कभी भी जो उन्हें रियलिटी में एहसास होता रहता है ना, रियलिटी में वो जैसा महसूस करते रहते हैं, वैसा एहसास उन्हें कभी भी ना होने दें। क्योंकि आपको उन्हें उनकी यंग एज से, उनके सरल स्वभाव में, उनके सरल एज में जो उनका बचपन था ना, उसमें उन्हें वापस लेकर आना है। और जब भी आप जो भी कलर्स का यूज़ करते हैं, गिफ्ट्स का यूज़ करते हैं, या फिर लिटिल सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वो भी उनके टेस्ट के मुताबिक, उनके मुताबिक ही होनी चाहिए, जो कि उनके सेंसेस को टारगेट करता है, उनके सेंसेस को वश में करने के लिए होता है, उनको एम करेगा। और साथ ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा धीमी होनी चाहिए, आपको बहुत धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, जिससे वो ये बिल्कुल भी नहीं जानना चाहेंगे कि आप असल में क्या चाहते हैं। जैसे कि सेक्सुअल फेवर हो गया, पावर हो गया, एक्सेट्रा, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, वो इसे नहीं जान पाएंगे। फिर जो भी आप उन्हें एहसास करा रहे होते हैं ना, उससे वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझ पाते हैं कि आप उन्हें रियलिटी से कुछ अलग एहसास करा रहे हैं, किसी और दुनिया का एहसास करा रहे हैं, जो कि सिडक्शन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट होता है। और मेरी इस बात को खास करके ध्यान में रखना कि जितना ज़्यादा आप लोगों को अपनी स्मॉल डिटेल्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हो ना, उत्तेजित करते हो, वो आपकी छोटी डिटेल्स पर फोकस करते हैं। कि जैसे आप कौन सा गिफ्ट दे रहे हो, आपने कौन से कलर का शर्ट पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, या फिर छोटी छोटी डिटेल्स की पेपर का वो क्वालिटी कैसी थी, पेन किस तरीके से लिखा गया है, राइटिंग क्या है, उस चीज़ पर फोकस करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पर। उतना ही ज़्यादा वो आपकी बड़ी दिशा में कम ध्यान देते हैं। मतलब आप जो एक्चुअल में उनसे करवाना चाह रहे हो उस पर वो कम ध्यान देते हैं, कम उसे नोटिस कर पाते हैं। तो स्मॉल डिटेल्स पर अपनी फोकस करवाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब इसका बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है ना, जिसमें मैं और भी ज़्यादा बेहतरीन एग्जांपल्स देने वाला हूँ और भी ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो से जितना समझाया ना, उससे भी ज़्यादा अपर लेवल पे बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाने वाला हूँ। बुक के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि बुक के एग्जाम्पल्स दो, बुक के एग्जाम्पल्स दो। तो इस वीडियो में जो बुक का एग्जाम्पल दिया वो बताना कैसा लगा आपको, बाकी वीडियो कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर से बता देना। और लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर से बढ़ाओ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर करना है शेयर करो, जिसके लिए आपको लगता है शेयर करना चाहिए। ठीक है, फिर मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट पार्ट में। कल ही आ जाएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, कल ही वो पार्ट आ जाएगा। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।